हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता या वैलिडिटी। ये क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं उनको भी हम अपन समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यांकन, शोधन और तरह तरह की टीचिंग्स की प्रोसेस चलती रहती है। तो मूल्यांकन और शोधन में हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा यानी समंक, जिसको आंकड़े कहते हैं, उनके कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इन डाटा और समंक जो होते हैं, इनके कलेक्शन के लिए हम तरह तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लेकिन यह टूल और टेक्निक्स उच्च दर्जे के होने चाहिए। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये इनकी वैधता और विश्वसनीयता बहुत ही उच्च होनी चाहिए। अगर ऐसे हैं तो इनसे प्राप्त आंकड़े बहुत ही बढ़िया दर्जे के होंगे और हमारा शोध या मूल्यांकन भी उच्च दर्जे का होगा। तो हम चलते हैं विश्वसनीयता को समझने और वैधता को समझने की। सबसे पहले लेंगे हम विश्वसनीयता, यानी कि इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ये क्या होती है, इसको अपन बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका अर्थ दिया हुआ है, छोटा सा अर्थ लिखा है। किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए, यानी कोई परीक्षण है, कोई टेस्ट है जो कि हम आंकड़े के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए उन पर यूज कर रहे हैं। वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करें, यानी कि उस टेस्ट को हम बार बार एक ही स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर रहे हैं और हमें एक समान अंक मिल रहा है, हर बार उस टेस्ट से समान अंक मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि परीक्षण विश्वसनीय है। ठीक है। और परीक्षण के इस गुण को, ये जो गुण है कि वो समान अंक हर बार दे रहा है, यानी हर बार किसी स्टूडेंट्स को बराबर नंबर दे रहा है, इस परीक्षण के इस गुण को कहते हैं हम विश्वसनीयता कहते हैं। क्लियर है। हम थोड़ा सा परिभाषा पर भी विचार करेंगे। विश्वसनीयता को किसी समूह के व्यक्तियों के लिए समतुल्य परीक्षण, यानी ऐसा परीक्षण जो समान हो, दो परीक्षण यहाँ पे जो समान है, प्राप्त अंकों को दो या दो से अधिक विन्यासों में, यानी दो हिस्सों में हम उनके आंकड़े प्राप्त करेंगे और उनके बीच हम क्या करेंगे, सांख्यिकीय तौर पर सहसंबंध देखेंगे कि उनमें सहसंबंध कितना है। अगर उनमें अधिक सहसंबंध है तो हम कहेंगे उसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी हाई है। तो इस तरीके के सहसंबंध को हम विश्वसनीयता कहते हैं। तो हम यहाँ पर विश्वसनीयता को समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। तो यह हमारे सामने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्केल है और इसके द्वारा हम सेंटीमीटर्स को बखूबी तरीके से माप सकते हैं। तो हमेशा हर स्थिति में हमारे पास स्केल्स नहीं होते हैं, कई बार हमें अपने स्केल बनाने होते हैं। जैसे कई बार हम नापने के लिए बित्ते का प्रयोग करते हैं, अंगुल का प्रयोग करते हैं और कई बार रस्सियों का प्रयोग करते हैं। तो हम कुछ चीज़ों को नापने के लिए यहाँ पे एक टूल मैंने बनाया है। ये है एक छोटा सा वायर है और इसको मैंने 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड स्केल से 10 सेंटीमीटर नाप करके मैंने ये टुकड़े को काट लिया। तो ये हो गया आपका वायर वाला, ये है रेड कलर का, और ये आपका ए स्केल कहलाया क्योंकि ये मैंने बनाया है और ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो मैं इससे एक और टुकड़ा है, ये 10 सेंटीमीटर का, इसको नापता हूँ ये कितना लंबा है। तो मैं इस टुकड़े को, प्लास्टिक के इस टुकड़े को वायर से, रेड कलर के वायर से मैं नाप रहा हूँ। ये यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से ये क्लियर दिख रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर ही है। तो इसकी फर्स्ट रीडिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर है, पहली बार नापा। अब हम इसको पलट के इसको थोड़ा सा खींच खांच के भी करते हैं कोशिश, तो भी नापते हैं। फिर से 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी रीडिंग भी 10 सेंटीमीटर आई। हम थोड़ा सा इसका मोड़ते मारते हैं और इसको ऐंठते भी हैं और फिर इसके बाद फिर से हम माप रहे हैं इसको, तो ये फिर से लंबाई, तीसरी रीडिंग भी हमारी 10 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से मैंने 3 रीडिंग्स ली और तीनों की 3 रीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू 10-10 सेंटीमीटर इस टुकड़े की इसके द्वारा नापी गई। इसका मतलब है कि तीनों रीडिंग्स 10-10 ही हैं,
यानी कि इसकी जो विश्वसनीयता है, क्योंकि हर बार इसकी माप जो परफेक्ट आ रही है 10 ही आ रही है, तो हम कहेंगे इसकी विश्वसनीयता या इसकी रिलायबिलिटी 100% है। ठीक है। अब हम इसके जगह एक और दूसरा टूल बनाया है मैंने। ये एक रस्सी है जो हम लोग अक्सर टूल ना होने की स्थिति में रस्सियों के नापने के लिए प्रयोग करते हैं, और फिर नापते हैं एक रस्सी से जूते को, फिर वो पता चला जूता भी छोटा पड़ जाता है। तो मैंने टूल के तौर पर इस रस्सी को लिया है और इस टूल को बनाया है, और इसको हम नाम देंगे बी टूल। और यह भी कितना है, ये देखिए, इसमें ये भी 10 सेंटीमीटर का मैंने नाप के काटा है। यहाँ पर ये इस तरीके से आप देखेंगे, ये भी 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो अपन बी की रीडिंग यहाँ पे देखेंगे, बी की पहली रीडिंग। अब इससे हम नापेंगे इस प्लास्टिक के टुकड़े को। देखिए, मैंने इसको प्लास्टिक के टुकड़े को एक बार नापा, ये देखिए, तो ये लगभग कितना अपन पहले नाप चुके हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि जो टूल बनाया है इसने सही नापा 10 सेंटीमीटर, तो राइट। अब हम दोबारा देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसको खींचते हैं। देखिए, ये खींचने पर ये बाहर निकल गया, देखिए, क्योंकि ये खिंच रहा है तो ये बाहर आ गया। तो इसकी सेकंड रीडिंग कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर हो गई। पहली रीडिंग जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी और अब 11 हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा टाढ़ा करेंगे और फिर देखेंगे। देखिए, इस बार ये और कम हो गई, मतलब लगभग 9 सेंटीमीटर ही माप पा रहा है। इस तरीके से देखिए 3 रीडिंग्स मैंने ली हैं, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने टूल बी बनाया है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसकी सारी रीडिंग्स एक जैसी नहीं आ रही हैं। इसकी तुलना में जो मैंने टूल ए लिया था, बनाया था ये वाला, ये टूल ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये हर बार बता रहा है इसकी विश्वसनीयता 100%, और यह हर बार गलत, अलग अलग और गलत रीडिंग्स दे रहा है। इसका मतलब है कि इसकी विश्वसनीयता जो है वो अपन 90% या 100 से लो अपन मानेंगे। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि विश्वसनीयता जो है वो किस तरीके से होती है। तो ये हुई विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, और इसको कौन कौन से जो हैं कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर हमें विश्वसनीयता बढ़ानी है तो किन चीज़ों पर फोकस करना होगा, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हटाने से उसकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट है आयु प्रसार, जिसको बोलते हैं एज रेंज। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट बनाया है IQ टेस्ट, और ये सिर्फ 1 से 10 साल तक के बच्चों के लिए है। तो इसकी जो है आयु का प्रसार रेंज है वो कम है, और इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम होगी। लेकिन यदि मैं 1 से बढ़ाकर के 20 वर्ष तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड करूं तो निश्चित तौर पर इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगी आयु प्रसार। आयु प्रसार से मतलब है कि ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा एज तक के लोगों को लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट है फलांकन या स्कोर रेंज। स्कोर रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि अगर कोई टेस्ट है और उसमें सिर्फ 10 में से 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पर एक एक नंबर है, तो उसको अधिकतम मिलेंगे 10 नंबर। यहाँ पर सिर्फ 10 का प्रसार है, यानी कि स्कोर की रेंज सिर्फ मैक्सिमम 10 है, यानी यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है वो कम रहेगी। यदि मैं इसके स्थान पे किसी टेस्ट को 100 नंबर रखूं और 100 में से उसको नंबर दिए जाएं, तो जब मैंने ये स्कोर की रेंज बढ़ाई है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विश्वसनीयता उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि हम अगर कोई टेस्ट बनाते हैं तो हमें उस टेस्ट की जो है स्कोरिंग अधिक रखनी चाहिए। और इसी तरीके से हम लेंगे तीसरे में है समूह प्रसार, यानी कि रेंज ऑफ ग्रुप। यानी कि अगर एक छोटा ग्रुप है, छोटे ग्रुप से मतलब है अगर हम डाटा सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के बीच से कलेक्ट करें और टेस्ट बनाएं, और एक ये है कि हम पूरे इंडिया के लोगों का, और एक ये कि हम सारी वर्ल्ड के लोगों का पर अपना टेस्ट अप्लाई करें और उससे डाटा लें और उससे बना हुआ टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगा। तो हम जितने ज़्यादा ग्रुप को बड़ा करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट कैसा होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें टेस्ट की लंबाई भी ले सकते हैं।
टेस्ट की लंबाई की मतलब है कि अगर हम किसी टेस्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन रखेंगे, मतलब छोटा टेस्ट हो गया, और हम एक टेस्ट ले सकते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हो, एक ले सकते हैं जिसमें हम 200 क्वेश्चंस लेंगे, तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे टेस्ट में, वह उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा। इसी तरीके से पांचवा है परीक्षण के मध्य इंटरवल, यानी कि परीक्षण जो हम ले रहे हैं उसमें समयांतर। मान लीजिए मैं एक बालक है, उस पर मैंने टेस्ट लिया और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट लिया, और किसी पर 2 दिन बाद लिया, और किसी पर हमने 2 सप्ताह बाद। तो आप देखेंगे 2 आवर है, 2 डे है, और यहाँ पे वीक है। तो अगर हम किसी टेस्ट को बना रहे हैं और उसका हम जो डाटा है वो 2 सप्ताह बाद लेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। यहाँ पर आज की डेट में कोई बालक 10 नंबर लेगा और 2 सप्ताह बाद हम वही टेस्ट देंगे तो उस पर वो हो सकता है 12 नंबर या 15 नंबर ले, और इस तरीके से परीक्षण में अंतर आ जाएगा और विश्वसनीयता कम हो जाएगी। और इस तरीके से मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी क्या होती है। और अब हम इसी तरीके से देखेंगे वैधता यानी कि वैलिडिटी क्या होती है। यह शब्द काफ़ी जाना पहचाना शब्द है, इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं वैलिडिटी या वैधता को। तो हम इसको टेक्निकली तौर पे पहले से इसका थोड़ा सा अर्थ देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है वैधता का। परीक्षण अपने उद्देश्य में किस सीमा तक सफल होता है, यहाँ देखिए उद्देश्य में सफल होता है किस सीमा तक, वही उसकी वैधता है। मतलब एक ऐसा परीक्षण जिसका ये उस परीक्षण का गुण है वैधता, उसका उद्देश्य किसी चीज को मापना, उस मेजर करना, और वो उसमें कितना सक्सेस होता है, कितने सीमा तक वो उसको माप रहा है, यही कहलाता ही उसकी वैधता। अब हम परिभाषा को देखेंगे। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है, परीक्षण की सीमा, जिस सीमा तक वह उसी तत्व का मापन करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसी तत्व का मापन करता है जिसके लिए निर्माण किया गया है। मान लीजिए एक टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है, और ये आईक्यू टेस्ट बुद्धि के लिए ये बनाया गया है। तो यह बुद्धि तत्व, यहाँ पर उस तत्व मतलब बुद्धि तत्व को किस सीमा तक नाप रहा, किसी बालक की बुद्धि एक्चुअल जितनी है वही नाप रहा है, या थोड़ा कम या ज़्यादा नाप रहा है, या हर बार एक सीमा तक पूरी नहीं नाप रहा जितनी उसको मापनी चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह गुण जो है उस परीक्षण का वैधता या वैलिडिटी कहलाता है। इसको भी हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा समझेंगे। तो वो इस तरीके से है कुछ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक टैबलेट ली है, और ये टैबलेट पैरासीटामोल है, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी की टैबलेट्स हैं। तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से इसका उद्देश्य होता है इस टैबलेट का, कि हमें जब बुखार आता है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट मेंटेन करें। ये मतलब हमारी बॉडी, और बुखार होता है इससे जब ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं फीवर। इस टैबलेट के खाने से हमारा मान लीजिए 100 फ़ारेनहाइट है, और इस टैबलेट के खाने से क्या होता है, बुखार डिक्रीज हो जाता है। तो कितना हो रहा है, ये फिर से नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट कर देता है टैबलेट खाने के बाद। तो ये टैबलेट की इसकी विशेषता ये है कि हमारा जब बॉडी टेम्परेचर 98.6 से बढ़कर 100 हो गया, और इसके खाने से, ये जो टैबलेट है ये हाई क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी की है, और इससे 98.6 वापस फिर से हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि यह वैलिड है, यह अपने उद्देश्य में 100% कामयाब है। तो इसकी वैलिडिटी 100% कहलाएगी, क्योंकि इसका उद्देश्य बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना, और ये नॉर्मल कर रही है और 100% कर रही है, इसलिए यह 100% वैलिड है। अब हम लेंगे एक और दूसरी टैबलेट है, यहाँ पे ये देखेंगे। ये टैबलेट्स ज़्यादा अच्छी कंपनी की नहीं है, लोकल है, और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। तो आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो है इस वाली टैबलेट का, मतलब बॉडी का, इस टैबलेट के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये फिर से यहाँ पे 100 हो गया, और मैंने ये टैबलेट खाई, और इस यहाँ पे इसने भी रिड्यूस किया, लेकिन कितना किया रिड्यूस, यहाँ पे 99 किया है फ़ारेनहाइट। 100 फ़ारेनहाइट 100 यानी कि बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल है उससे अब भी ज़्यादा है,
यानी बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा है इस टैबलेट के लेने से। इसका क्या मतलब हुआ कि यह टैबलेट जो है अपने उद्देश्य में, इसका उद्देश्य है बुखार को उतारना पूरी तरह से, और ये उसमें कामयाब नहीं रही। इसका मतलब है कि 100% ये वैलिड नहीं है, इसलिए इसकी वैलिडिटी या वैधता कम कहलाई, कुछ कम कहलाई, यानी 100 से कुछ कम कहलाई। अपन इसको 90% मान सकते हैं। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी है यानी विश्वसनीयता और वैधता में क्या अंतर है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हुई टैबलेट्स की बात, लेकिन हम देखेंगे एजुकेशन में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। मान लीजिए आपकी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें उनका टेस्ट लेना है कि वो वास्तव में पढ़ाई में कैसे हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट बनाएंगे और उस टेस्ट से हम नापेंगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है, एजुकेशन परफॉर्मेंस है, वो कितना बढ़िया है। और अगर वो हर बार नापते हैं अगर और सही नंबर देते हैं, तो फिर उसकी हम कहेंगे कि रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़िया है। और यदि मान लीजिए वह टेस्ट जितना नापना चाहिए उस बालक का वह उतना नाप रहा है और सही तरीके से नाप रहा है, तो हम कहेंगे कि वह टेस्ट कैसा है, वैलिड है। तो इस तरीके से वैलिड यानी वैध है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे जिस तरीके से अपन ने देखा था कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं वैधता यानी वैलिडिटी को कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इसको अफेक्टेड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है परीक्षण की लंबाई। परीक्षण की लंबाई से मतलब है हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं किसी टेस्ट में, या 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन। जितने ज़्यादा हम लंबाई बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी वैधता यानी उस टेस्ट की वैधता बढ़ जाएगी। यानी हमें अगर बढ़िया तरीके से कोई टेस्ट बनाना है तो उसमें हम ज़्यादा नंबर, ज़्यादा क्वेश्चंस रखें, ज़्यादा बड़ा टेस्ट बनाएंगे तो वह ज़्यादा वैलिड होगा। सेकेंड पॉइंट लें, अस्पष्ट निर्देश। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी टेस्ट के लिए, चाहे वो आपका पीएससी का हो या फिर छोटे बच्चों के मंथली टेस्ट हों, इस तरीके से सारे टेस्टों में अगर हमने उनको सही निर्देश नहीं दिए, इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, तो वैलिड जो है वो टेस्ट की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो एकदम बढ़िया तरीके से देने चाहिए ताकि हमारा टेस्ट जो है वो ज़्यादा वैलिड हो। इसी तरीके से शारीरिक स्थिति जो है, छात्रों की फिजिकल कंडीशन कैसी है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स थके हुए हैं या तनाव में हैं या फिर उनको भूख लगी है या चिड़चिड़ापन है या गर्म वातावरण है, ऐसी स्थिति में भी किसी टेस्ट की जो है वैलिडिटी वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से इंटरवल की बात करें, हम एक टेस्ट के बाद में जितना ज़्यादा गैप देंगे, 4 घंटे 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह 4 सप्ताह, जितना ज़्यादा हम अंतराल रखेंगे पहले टेस्ट के और उसी को दोबारा फिर उसी टेस्ट को देने पर, जितना ज़्यादा अंतराल रहेगा वैलिडिटी उतनी ही कमज़ोर हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस तरीके से आप समझ गए कि वैलिडिटी और वैधता दोनों में क्या अंतर है, उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं। साथ ही आप समझ जाएंगे इससे कि इसका मूल्यांकन में और रिसर्च वर्क में क्यों यूज़ है वैधता और वैलिडिटी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो में ज़रूर प्रेजेंट रहेंगे।